हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए साइंस के यानी कि विज्ञान के जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 जो कैंसिल हो गया था, 3.0 का री एग्ज़ाम, साथ ही साथ देखिए बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कि पहला प्रश्न है कि सौरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, इसको सौरोलॉजी बना लीजिए, ऐसे सौरोलॉजी, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ सौरोलॉजी, ठीक है ना, SAUROLOGY, सौरोलॉजी, ठीक है ना। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? आप देख सकते हैं ये बीपीएससी हेड टीचर 2024 का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कि सौरोलॉजी जो है निम्न का अध्ययन है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए अब बताइए फ्रेंड्स कि सौरोलॉजी जो है, सौरोलॉजी ये किसका अध्ययन है? तो देखिए सौरोलॉजी जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका छिपकलियों का अध्ययन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छिपकली जो है ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। याद रखिएगा, छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है। और आपने पढ़ा भी होगा कि सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सरीसृपों का अध्ययन जो है ये आपके हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, छिपकली का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा? छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LACERTILIA। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे लैसरटिलिया। क्या पढ़ेंगे? लैसरटिलिया पढ़ेंगे। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लैसरटिलिया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सांपों का अध्ययन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सांपों का अध्ययन जो कहलाता है ये ऑफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑफियोलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी, ठीक है ना। ऑफियोलॉजी, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? आप देख सकते हैं ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए, बीपीएससी स्कूल टीचर का ही, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो फ्रेंड्स ये जो ग्रंथि है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वैसे अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है, यानी कि लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। और लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। आपको पता है इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है? जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो देखिए जो मुख्यतः मांस खाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है कार्निवोरस। उसको क्या बोला जाता है? कार्निवोरस बोला जाता है, यानी कि हिंदी में इसको मांसाहारी बोला जाता है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस में क्या होते हैं? तो ओमनीवोरस में सर्वाहारी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस को सर्वाहारी, ठीक है ना। सर्वाहारी बोला जाता है ओमनीवोरस को।
चलिए, और हार्बीवोर किसको बोला जाता है? तो जो पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए हार्बीवोर, ठीक है, इसको शाकाहारी बोलेंगे। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मृत जीवों के अपघटक हैं, मृत जीवों के अपघटक। चलिए बताइएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृत जीवों के अपघटक हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सब लोग आंसर बताइए। देखिए, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। और देखिए, जीवाणु और कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु, ठीक है ना, यहाँ पर, और कवक, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री कराया हुआ है और ढेर सारे सेशन हमने जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कवर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। चलिए, लैक्टियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैक्टियल किससे संबंधित है? बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टियल किससे संबंधित है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, लैक्टियोल जो है ना, लैक्टियोल, ये लैक्टियल्स जो है ये लसिका वाहिकाएं हैं। लैक्टियल्स क्या हैं? लसिका वाहिकाएं हैं। जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका जो व्यास होता है वो बड़ा होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना। वसा अवशोषण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वसा अवशोषण से। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है? मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? नेफ्रॉन कहा जाता है। और यहाँ पर आप न्यूरॉन देख रहे हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है ना, यह तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की इकाई को। और मानव गुर्दे में जो मानव गुर्दा है उसमें निस्यंदन इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ट्रैकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, ट्रैकोमा रोग का संबंध आंख से है। ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है। ठीक है ना, ट्रैकोमा जो है एक संक्रामक रोग है, याद रखिएगा। जो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ किस जीवाणु के कारण होता है, जो कि क्लैमाइडिया, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, क्लैमाइडिया। ठीक है ना, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है ना, और संक्रमण के कारण पलकों के भीतर की सतह खुरदरी हो जाती है। इस खुरदरेपन में आंखों में दर्द होता है, कॉर्निया टूट जाता है और अंततः अंधापन भी हो सकता है। तो ये आंख से संबंधित है ट्रैकोमा। चलिए उसके बाद देखिए, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, राइट आंसर क्या होगा? सब लोग बताइए, आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये एंजाइम जो है ये एमाइलेज है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। और एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मददगार है। तो यहाँ पर एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एमाइलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे आगे। इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया है दोबारा से। ठीक है ना, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति होती है। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है। ठीक है ना, एक चिकित्सीय टर्म है जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है, तथा चिकित्सा विज्ञान में इसे ही ट्रैकियाकार्डी कहा जाता है। इसी को ट्रैकियाकार्डी कहा जाता है। और इसमें हृदय गति सामान्य से क्या होती है? तेज हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? अब देखिएगा 15 मिनट में, यानी कि 15 चौका 60। यहाँ पर देखिए, ये 15 मिनट का मैं टर्म बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ये 15-15 मिनट का मैं टर्म बना रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि 15 चौका 60, ये 1 घंटा हो गया। हमें 2 घंटे पर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी 15 मिनट का हो गया, आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो ये आप देखिए 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा हो गया। देखिए प्रत्येक 15 मिनट में क्या होती है? प्रत्येक 15 मिनट विभक्त होती है, यानी कि 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से कितना हो गया? 8, 8 से कितना हो गया? 16, 16 से अब देखिए यहाँ पर आइए 32,
32 से 64, 64 से 128 और 128 से कितना 256, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। बताइए किस संरचना से जो है स्पष्ट होता है पौधे एवं पशु कोशिका, यानी कि आप कह सकते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर होता है ये कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज से मुख्यतः बनी होती है। और भी टर्म है, सेलुलोज है, पैक्टिन भी याद रखिएगा, कभी कभी सेलुलोज और पैक्टिन दे देगा। पैक्टिन के अलावा कभी कभी आपको लिग्निन भी दे देगा, लेकिन मुख्यतः ये बनी होती है सेलुलोज से। तो सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस लिग्निन ये सब भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बताइए ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। चलिए आंसर सब लोग इसका कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु मातृ कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में जो होता है इसमें मॉस और लिवरवर्ट आते हैं। मॉस और लिवरवर्ट ये जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, मॉस और लिवरवर्ट, ठीक है ना, लिवरवर्ट याद रखिएगा। और ब्रायोफाइटा जो है ये प्राय पहाड़ियों में नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर यानी कि उभयचर, जल और स्थल दोनों में रहने वाला, इसीलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए ब्रायोफाइटा में वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि किसमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो जो भी मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं एक्सप्लेन करके फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ये आपको भी पता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है उपयोग करती है किसका, तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का करती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो देखिए प्रोटोप्लास्ट जो है ना, प्रोटोप्लास्ट यह एक पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका या कवक कोशिका है जिसकी कोशिका भित्ति किसी यांत्रिक या रासायनिक विधि के द्वारा पूर्णतः या अंशतः हटा दी गई हो, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट इनकी कोशिका भित्ति पूर्णतः हटा दी गई होती है। तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और कोशिका भित्ति इसकी हटा दी गई होती है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला, अब देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी हेडमास्टर का है बेशक, बट ये टीआरई 3.0 में भी पूछा गया था, ठीक है। और वहाँ पर क्या दिया गया था, अंग्रेजी में इसका डाइजेस्टिव एंजाइम की जगह दे दिया गया था पाचक एंजाइम, ठीक है ना। पाचक एंजाइम ऑप्शन में दिया गया था टीआरई 3 वाले में, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक होते हैं कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम, या हिंदी में इसको बोलेंगे पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा देखिए विटामिन B12 इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनोकोबालामिन, मतलब ना दे करके कोबालामिन दिया गया है, ठीक है ना। तो कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन याद रखिएगा आप, क्लियर ना फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। चलिए डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो फ्रेंड्स ये जीन है, जीन है। अच्छा आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन ही आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, याद रखिएगा। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, आनुवंशिकता की इकाई जो है ये आनुवंशिकता की यूनिट जीन है, ठीक है, जीन है, याद रखिएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन, देखिए पाचन की क्रिया में विभिन्न एंजाइम भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे
अधिक आसानी से अवशोषित होने योग्य रूप में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है। एमाइलेज मैंने बताया था, उसके बाद प्रोटीज भी होता है, ठीक है ना, प्रोटीज, एमाइलेज और एक लाइपेज है, ठीक है ना, लाइपेज, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो फ्रेंड्स ये एमिनो एसिड में जो है परिवर्तित होता है। किस में? एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। चलिए उसके बाद देखिए, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए। देखिए मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। 2 यानी कि एक जोड़ा, एक जोड़ा में कितना होगा? 2 होता है, ठीक है। तो मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जोड़ा में पूछेगा तो एक जोड़ा, याद रखिएगा, जोड़ा में एक जोड़ा, क्लियर ना। चलिए, और वैसे आपको पता है ना कि मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र, और इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़े को ऑटोसोम कहा जाता है, और वहीं जो 23वीं जोड़ी होती है ना, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि गुणसूत्र पर जीन की, खाली स्थान दिया गया, व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की, चलिए बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्र में जीनों की व्यवस्था रेखीय होती है। जीनों की व्यवस्था क्या होती है? रेखीय होती है, यानी कि रैखिक, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि गुणसूत्रों में जीनों की आपेक्षिक स्थिति को जीन मानचित्रण से पता किया जाता है। यहाँ पर देखिए, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी मैंने बताया था, गुणसूत्रों में जीनों की आपेक्षिक स्थिति को जीन मानचित्रण से जो है प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जीन मानचित्रण, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, जीन मानचित्रण। और देखिए ये जीन मानचित्रण जो है, इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारण करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए भी किया जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है अनुवांशिकता। इसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता, ठीक है ना। और अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। कहीं कहीं जीजे मेंडल भी आपको लिख देगा, जीजे मेंडल, तो याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से जो है किसे संदर्भित करता है? चलिए बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर बात करते हैं तो अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकता मैंने बताया था कि माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर अनुवांशिकी हो जाएगा, ठीक है। अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकता होता क्या है? माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण। चलिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जो कहा जाता है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है अनुवांशिकी। इसको क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, अनुवांशिकी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? अच्छा, जो संघ इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से जीव आते हैं? तो स्टार फिश आता है, पहले याद रख लीजिएगा, स्टार फिश आते हैं। उसके बाद इसमें आपका समुद्री अर्चिन आता है। समुद्री अर्चिन, ये डायरेक्टली दे करके पूछ लिया जाएगा कि समुद्री अर्चिन किस संघ के अंतर्गत आता है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। समुद्री खीरा, जो सी कुकुम्बर हैं, समुद्री खीरे, ये भी आपके इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, समुद्री खीरे। तो एटलीस्ट ये स्टार फिश, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरे याद रखिएगा। और जो इकाइनोडर्मेटा होता है, इसमें 3 स्तरीय और सीलोमिक गुहा होती है, बिल्कुल सही है। और इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल भी होता है। और ये मुख्य रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं, मुक्तजीवी होते हैं ये, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यहाँ पर देखिएगा, पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और देखिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है,
ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बहुत सारे हिंदी के भी स्टूडेंट हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है। वानस्पतिक हार्मोन या कहिए पादप हार्मोन, एक ही शब्द है, पादप हार्मोन पूछा जाएगा या वनस्पतिक हार्मोन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ये आपका पादप हार्मोन है। उसके बाद देखिए जिब्रेलिन होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन होता है। उसके बाद देखिएगा साइटोकाइनिन यहाँ पर पादप हार्मोन होता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड होता है। उसके बाद आपका एथिलीन होता है, एथिलीन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है और गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है ये एथिलीन, और ये फलों के पकाने में सहायक होता है, फलों के पकाने में। और एक आपका फ्लोरोजेंस होता है, फ्लोरोजेंस या फ्लोरीजेंस कहिए, फ्लोरोजेंस, ये आपके फ्लोरोजेंस जो होता है ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ये फूलों के खिलाने में, और एथिलीन फलों के पकाने में सहायक होता है। और यहाँ पर राइट आंसर साइटोकाइनिन होगा, वानस्पतिक हार्मोन। और देखिए जो आपका साइटोकाइनिन जो होता है ना, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ये पादपों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा पौधे में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज जो है ये आपके पौधे में मौजूद होते हैं लेकिन जानवरों में नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में तेज होता है। यहाँ पर देखिए लाल रंग का प्रकाश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में। तो देखिए फ्रेंड्स पराग कोश में जो होते हैं आपके परागकण होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं, जिनमें नर युग्मक होते हैं, ठीक है, जिनमें नर युग्मक होते हैं, क्लियर। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं, जलोद्भिद बनाते हैं कौन से जो है लक्षण। तो देखिए इसमें यांत्रिक उत्तक का अभाव होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। वायु उत्तक की उपस्थिति होती है और सुविकसित संवहन तंत्र इसमें उपस्थित होता है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक प्रश्न बीपीएससी में ही पूछा गया था, ठीक है ना, बीपीएससी में ही पूछा गया था कि कीटभक्षी पौधे जो हैं किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं। तो याद रखिएगा कीटभक्षी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, और वहाँ पर वे कीटों के भक्षण करते हैं और अपनी जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता की ये पूर्ति करते हैं, क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये कीटभक्षी पौधे के उदाहरण इसमें से देखिए ड्रोसेरा हो जाएगा, ड्रोसेरा के अलावा एक पिचर प्लांट भी है, पिचर प्लांट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ, मैं आपके यहाँ पर कीटभक्षी पौधे के नाम लिख रहा हूँ, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा हो गया, यहाँ पर लिखिएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। उसके बाद देखिएगा याद रखिएगा बटर वार्ट, ठीक है, और मंकी कप, मंकी कप, ये सब आपके कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, मतलब भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है ना। अदरक जो होता है ये आपका भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है गांठ एवं एक पर्व होता है, नोड एवं इंटरनोड होता है, ठीक है, और यह एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है, याद रखिएगा। तो इसमें नोड और इंटरनोड, इसमें गांठ और पर्व होते हैं, नोड और इंटरनोड भी दे देगा, ठीक है ना, नोड और इंटरनोड, तो इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल, ठीक है ना, कार्पेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कार्पेल, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है। देखिएगा पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। देखिए पौधे में जल अवशोषण की मूल प्रक्रिया जो है मूल रोमों के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, मूल रोमों के द्वारा होती है, ठीक है ना, मूल रोमों के
द्वारा होती है और यह मूल रोम मिट्टी के कोनों के संपर्क में रहते हैं तथा परासरणी दाब, जिसको कि हिंदी में परासरणी दाब और अंग्रेजी में ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। प्रत्येक मूल रूम में एक रिक्तिका होती है जो कोशिका रस से भरी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का प्राणी इसमें से कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो पक्षी और स्तनधारी, याद रखिएगा पक्षी और प्लस में लिख देता हूं स्तनधारी। जो पक्षी हैं और स्तनधारी होते हैं ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं, गर्म खून वाले जानवर होते हैं पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिएगा तो यह टोड, मगरमच्छ, मछली, ये सब जो होते हैं ये गर्म खून के प्राणी नहीं हैं। गर्म खून के प्राणी इनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मछली, उभयचर, यहाँ पर मछली दिएगा, मछली, उभयचर, ठीक है, सरीसृप, ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। ये मछली जो है उभयचर है, सरीसृप है, ठीक है, मगरमच्छ सरीसृप में आ गया। ये सब जो है आपके ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और जो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं इनको एक्टोथर्मिक भी कहा जाता है। ठीक है, एक्टोथर्मिक, यहाँ में लिखता है एक्टोथर्मिक कहा जाता है, एक्टोथर्मिक, एक्टोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को, री एग्जाम का प्रश्न है TRE 3.0 का, डेजर्टिकोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेजर्टिकोलस। देखिए केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं बताइए, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? चलिए फटाफट कमेंट करिए। देखिए केंचुए में जो है ना 4 जोड़ी पार्श्व हृदय होते हैं। कितने? 4 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 4 जोड़ी, और वैसे संख्या पूछेगा तो कितना? 8 हो गया, तो 8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा उभयचर सांस लेने के लिए किसका उपयोग में लाते हैं? तो उभयचर सांस लेने के लिए जो है फेफड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, त्वचा का भी इस्तेमाल करते हैं, गिल का भी इस्तेमाल करते हैं। एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो फ्रेंड्स ये कोशिका जल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। TRE 3.0 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, री एग्जाम वाला। चलिए देखिएगा कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण, तो फ्रेंड्स ये मुख्य कारण जो है ना, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ऑक्सीजन मैंने बताया था ना कि ये पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन है ऑक्सीजन, मैंने बताया था आपको। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? देखिए ये प्रश्न तो सेम नहीं है बट 2 बार पूछा गया है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जैसे मैंने बताया था कि साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो फ्रेंड्स आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना ये विसरण है। क्या है? विसरण है। ठीक है, चलिए लीची का खाद्य भाग यानी कि खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स लीची एक जो है आपकी खाद्य योग्य भाग है, मतलब फल है, और इसका जो खाने वाला भाग है ये एरिल है इसका। ठीक है ना, एरिल राइट आंसर हो जाएगा, एरिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरिल। ठीक है ना। अच्छा, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, आपको पता है, और जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, इसको GI टैग भी दिया जा चुका है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि आम का खाने वाला भाग, तो मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति ये आम का खाने वाला भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सेब और नाशपाती का खाने वाला भाग, तो मांसल थैलेमस, मांसल थैलेमस। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन हैं? पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज, तो पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने किया था। पौधे के द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को ही प्रतिदीप्तिकालिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गार्नर और एलार्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न ऐसे बनता है कि पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एस्टोमेटा।
ठीक है, एक प्रश्न ऐसे बनता है, रंध्र जिसको बोला जाता है हिंदी में रंध्र, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन होता है इससे। तो वही पूछा गया कि जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालयन यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हिमालयन यू पौधा है ना, पहले जान लीजिए। तो देखिए इसके हर पार्ट से, चाहे वो छाल हो, जड़ हो, तना हो, इससे आपके एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है टैक्सोल, जिसको हम लोग टैक्सोल बोलते हैं। और ये टैक्सोल जो है ये कैंसर के इलाज में, कैंसर के उपचार में उपयोग में लाया जाता है टैक्सोल। तो यही हिमालयन यू से प्राप्त किया जाता है। देखिए हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपके हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल परागित पुष्पों के परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों के परागकण, जल परागित जो पुष्प होते हैं उनके परागकण ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं? ड्राई, यानी कि सूखे होते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसको प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना। और हिंदी में इसको पादप कारिकी बोला जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा पादप कारिकी। चलिए अगला प्रश्न है कि गाजर का रंग नारंगी जो होता है, गाजर का रंग नारंगी, ठीक है ना, ये किसके कारण होता है, क्यों होता है? देखिए गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण, इसमें कैरोटीन होता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा सेब का रंग लाल होता है, सेब का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो सेब का रंग लाल जो होता है ना, ये आपके यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण सेब का रंग लाल होता है। अच्छा टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो गाजर कैरोटीन के कारण, सेब का रंग लाल एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, गाजर का नारंगी कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? चलिए बताइएगा, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो आपका महत्वपूर्ण वर्णक है ये आपका कौन सा है? लेग हीमोग्लोबिन है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण है और यह ऑक्सीजन से बचाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सी है, बताइए। तो फ्रेंड्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाता है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और ये लिम्फोसाइट तंत्र का हिस्सा होती है, इसीलिए यहाँ पर लिम्फोसाइट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो पाचक एंजाइम इसमें से आपका लीवर के द्वारा, ठीक है ना, लीवर के द्वारा निर्मित नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिएगा सेरेबलम भी नियंत्रित करता है और कान भी नियंत्रित करता है, तो एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गर्भाशय है, अंडाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जो है ये आपका पुरुष यानी कि आपका नर जनन तंत्र का ये भाग है, नर जनन तंत्र का ये हिस्सा है शुक्रवाहिका, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन, देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। और अमीबा में अलैंगिक जनन जो है ये किसके द्वारा होता है?
तो अमीबा में बाइनरी विखंडन के द्वारा, ठीक है ना, द्विविभाजन, अंग्रेजी में इसको बाइनरी विखंडन बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीबा में कैसे होगा अलैंगिक जनन, तो अमीबा में होगा बाइनरी विखंडन, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ बाइनरी विखंडन के द्वारा, और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछा गया है, इसलिए लैक्रिमल जो होगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी नहीं, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है लैक्रिमल, ठीक है ना, और लैक्रिमल जो है आँख में पाई जाने वाली ग्रंथि है और इसी से आंसू भी बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, स्तनधारी में जो है आपका सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो देखिए स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः फेफड़े के नीचे स्थित डायफ्राम स्तनधारियों में एक श्वसन मांसपेशी होती है जो श्वास लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है, और ये जो है श्वसन के दौरान चपटी हो जाती हैं, तो चपटा राइट आंसर हो जाएगा। कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको कि यह कब पूछा गया है। चलिए बताइए कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपसे सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। और सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सोनार तकनीक का प्रयोग, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा अदिश राशि, सदिश राशि ये सब दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि। क्या होगा, सदिश राशि है, ठीक है। अच्छा सदिश राशि होती क्या है, तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशाएं भी होती है, डायरेक्शन भी होती हैं, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल है सदिश राशि का, तो वेग है, विस्थापन है, बल है, रेखीय संवेग है, कोणीय वेग है, त्वरण है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अच्छा अदिश राशि में क्या क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा अदिश राशि में आपका द्रव्यमान आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा, समय आ जाएगा, चाल आएगा, आयतन आएगा और कार्य आएगा। कार्य इंपॉर्टेंट है, वर्क जो है ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्रेंड्स, इसका ऐसा यूनिट जो है ये टेस्ला है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा में देखिए नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा में नमी मापने के लिए, तो हवा में नमी मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोमीटर का, तो हाइड्रोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, द्रव का घनत्व मापने के लिए। अच्छा एक लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो लैक्टोमीटर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि के मापन की इकाई को बोला जाता है डेसिबल। क्या बोला जाता है, डेसिबल बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में डेसिबल दिया ही नहीं गया है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए वोल्ट दिया गया, तो आपको पता है वोल्ट जो है, वोल्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर का यूनिट है। अच्छा वाट क्या है, पावर का, शक्ति का है, और एम्पियर विद्युत धारा का है। यहाँ पर देखिए ध्वनि के मापन की इकाई डेसिबल होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही यूनिट जो है, सही मात्रक आपको चुनना है। किसके लिए, आपेक्षिक घनत्व के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल्ड पेपर जो था उसमें पूछा गया है, ठीक है, TRE 3.0 में। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है ना, ये आपका यूनिट लेस होता है, ठीक है ना, यानी कि मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग एमीटर बता रहे हैं उनका आंसर गलत होगा, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है किससे, तो गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है क्या ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो आपको याद होगा, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही है ना न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। और इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल भी लॉ भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं तीरंदाजी है और अंतरिक्ष रॉकेट है, ये दोनों जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करते हैं इसमें। और वेंचुरीमीटर जो है, वेंचुरीमीटर बर्नौली के सिद्धांत पर वर्क करता है। वेंचुरीमीटर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। सबसे कम घर्षण, अच्छा घर्षण बल के बारे में जानते हैं आप ना, कि घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और देखिए इसमें सबसे कम घर्षण जो उत्पन्न करेगा ये कौन सा घर्षण, तो रोलिंग घर्षण जो है ना ये सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। और सबसे ज़्यादा जो है ये स्टैटिक घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण, ये सबसे ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करता है। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक और सबसे कम पूछा जाएगा तो रोलिंग घर्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रकाश तरंगे जो हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो देखिए प्रकाश तरंग जो होती है ये एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय भी दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा अनुदैर्घ्य तरंग, तो देखिए ध्वनि जो है ना ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, याद रखिएगा ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है, बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा। किसके पास इसमें से उच्च ऊर्जा स्तर है और छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो अगर इसमें से हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं परावैगनी विकिरण जो है इसी के पास है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा परावैगनी विकिरण की खोज किसने किया था, तो रिटर ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा औरक्त विकिरण का खोज किसने किया था, तो इसका खोज हर्सेल ने किया था। किसने किया था, हर्सेल ने किया था, ठीक है। अच्छा दृश्यमान प्रकाश जिसको कि हम लोग दृश्य विकिरण बोलते हैं, ठीक है ना, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज न्यूटन ने किया था। इसका खोज न्यूटन ने किया था। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव कान की श्रवण परास क्या है, यानी कि जो हमारी कान सुन सकती है ये कितने हर्ट की रेंज वाली जो ध्वनि तरंग है उनको सुन सकती हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, और आपको पता है ये 20 किलो हर्ट्ज होता है किसके बराबर, तो 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि परास है उसी को हमारी कान सुन सकती है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनको हम लोग ऑडिबल बोलते हैं, यानी कि इनको हम लोग श्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। अच्छा 20 हर्ट्ज से जो कम होती है, ये 20 हर्ट्ज आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं इसको क्या बोला जाता है, तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती है इनको इंफ्रासोनिक बोला जाता है, अवश्रव्य बोला जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है उनको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कुछ रिएक्शन जो होती हैं ऊष्मा को निष्कासित करती हैं और कुछ जो है अवशोषित करती हैं। तो जो अवशोषित करती हैं उनको ऊष्मा शोषी बोला जाता है और जो निष्कासित करती हैं उनको ऊष्मा क्षेपी बोला जाता है। क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स बीपीएससी हेडमास्टर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है।
फ़ारेनहाइट पर, देखिए फ़ारेनहाइट पर पूछा गया, अगर आपसे सेंटीग्रेड पर पूछा जाता तो ये कितना होता है एग्जैक्ट मैं अब आपको बता देता हूँ, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट पूछा गया है जो कि आपका -459.4 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। किस तापमान पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, किस तापमान पर। तो फ्रेंड्स, इस तापमान को क्या कहा जाता है, इसको क्यूरी तापमान कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूरी तापमान। ठीक है ना, इस तापमान पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के पावर 4 से। और जब ये वाला मान आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 81। ठीक है ना, अब देख सकते हैं E/81 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बरसाती दिन में क्या होता है। तो एक बरसाती दिन में जो है, बताइए, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर आंसर कमेंट करिए। देखिए, एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि एक हिमानी का यानी कि ग्लेशियर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि देखिए आधार पर दाब अधिक होने के गलनांक में कमी होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अधिक ऊंचाई पर, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब पूरा दिख रहा है प्रश्न आपको। टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण आपको बताना है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो प्रतिदीप्त ट्यूब होते हैं उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिदीप्त ट्यूब में मरकरी वाष्प और आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थिति में बनता है। देखिए, इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। और आपको पता है दो इंद्रधनुष होता है, एक प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, और एक द्वितीयक होता है। हिंदी में हम लोग इसको द्वितीयक बोलेंगे और अंग्रेजी में सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है ना, एक प्राथमिक और द्वितीयक होता है। प्राथमिक में क्या होता है, तो लाल रंग बाहर की ओर होता है। प्राथमिक में क्या होता है, लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि बैगनी बाहर होगा और लाल अंदर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में जो है इंद्रधनुष बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अब देखिए, ईएनटी यानी कि आपका जो आँख, नाक और गले के डॉक्टर होते हैं, आई, नोज और थ्रोट के, ठीक है ना, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो है आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की बात किया जा रहा है, उसमें लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार के लेंस पहनना पसंद करेंगे, बताइए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो होता है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, ठीक है ना, उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो और उत्तल लेंस हो। तो 5 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी है, पर यहाँ पर अवतल लेंस है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं।
तो देखिए कोई भी प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। रेटिना को हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपके किसके कारण, सिलियरी मसल्स के कारण, सिलियरी मसल्स के कारण होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि सीधे से बात करें तो साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, सॉरी लेंस नहीं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और गाड़ी की हेडलाइट में आपने देखा होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दो कैंडेला, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कैंडेला बात आई हुई है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रकाश फ्लक्स या कहिए ज्योति फ्लक्स, इसका ऐसा ही मात्रक है कैंडेला, ठीक है ना, क्लियर, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा अब देखिएगा कितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करेगा, तो प्रकाश फ्लक्स बराबर होता है 4 पाई इंटू आई। अब ये आई क्या है, तो ये आपका क्या है, कैंडेला हो जाएगा, तो 4 पाई गुना 2 यानी कि 4 दूना 8 पाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। थोड़ा ऊपर से छूट गया है, कट गया है, कोई बात नहीं। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो है जब सफ़ेद प्रकाश को हम लोग यहाँ से गुजारते हैं तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। टोटल ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इसमें पूछा गया कि सबसे जो है अधिक विचलित कौन होगा, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, यानी कि बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए ज़्यादा विचलित होगा। सबसे कम विचलित अगर पूछा जाएगा तो लाल होगा, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। बहुत लोग इसमें से 25 सेंटीमीटर मार करके आएंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये 2 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर। चलिए देखिएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, बताइए। उसी तरह का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अभी मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन सा होगा, अभी मैंने आपको बताया बैगनी, सबसे कम लाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बैगनी हो जाएगा, मैंने ही बता दिया इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए निकट दृष्टि दोष है और एक दीर्घ दृष्टि दोष है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पर लिखा गया हाइपरमेट्रोपिया, ये हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। देखिए आप ऑप्शन में मायोपिया दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं भी मायोपिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई होगा, उपरिक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इसको ठीक करते हैं, और दीर्घ में उत्तल लेंस का, दीर्घ में किसका, तो उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन सा गुण जो है उसका नहीं बदलता है। तो कौन सा गुण नहीं बदलेगा, आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है, बाकी आप देख सकते हैं तरंग दैर्घ्य वगैरह, आयाम हो गया, वेग, ये सब बदल जाते हैं, आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि हालांकि, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। हाँ, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, बताइए, ये इसलिए होता है क्योंकि, तो देखिए ये अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखा 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। 10 सेंटीमीटर अगर हम बात करते हैं फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी और वह उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा,
फोकल दूरी तो बढ़ जाएगी इसकी, बट ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर? रेटिना पर, दृष्टि पटल पर वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है ना, तो दृष्टि पटल या रेटिना, यहाँ पर दिखा, अब रेटिना दे दिया गया और इससे पहले पूछा गया था जो प्रश्न उसमें दृष्टि पटल दिया गया था। तो आप दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण देखिए दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, तो आपने पढ़ा होगा कि आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर पूछता, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कि अगर पूछता कि जो किरण है दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ठीक है, अगर पूछता कि परावर्तित किरण का कोण कितना होगा तो 30 डिग्री होता, बट यहाँ पर देखिए अभिलंब और परावर्तित पूछा है तो कितना होगा? अभिलंब और परावर्तित पूछा है, ये अभिलंब और परावर्तित पूछा है, ये तो आपतित हो गया और ये परावर्तित हो गया, तो अभिलंब और परावर्तित, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में देखिए उच्च ऊर्जा होती है, बताइए कितना उच्च ऊर्जा किस में होगी? इसमें से बताइए, इसमें से आपको बताना उच्च ऊर्जा किस में होगी। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से नीला रंग हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे बैगनी में होती है ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नीला होगा। चलिए देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला हो, सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन बट एग्जाम अलग अलग है शायद। तो सबसे अधिक अपवर्तित होगा आपका बैगनी रंग हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन है। देखिए अवतल दर्पण के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक आभासी उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये अपवर्तन के कारण होती है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं वातावरणीय अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी इंद्रधनुष और इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब का एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंद्रधनुष है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, और ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग कूलम्ब के नियम से जो है प्रतिपादित करते हैं, कूलम्ब का लॉ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, कौन सा तरंग उत्सर्जित करेगा? फैंसी खिलौने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रश्न TRE 3 में भी पूछा गया है, ठीक है, और हेड टीचर के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो देख रहे हैं BPSC प्रश्न रिपीट करता है, तो सबसे आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर को एक बार पूरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका दृश्यमान प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, दृश्यमान विजिबल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो सड़क पर प्रकाश में उपयोग आने वाले जो बल्ब हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको जोड़ा जाता है किस क्रम में? समानांतर क्रम में। ठीक है ना, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओहमिक यानी कि नन ओहमिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से ओहमिक प्रतिरोध नाइक्रोम तांबा हो जाएगा, बट नन ओहमिक पूछा गया है, गैर ओहमिक, तो ये टॉर्च बल्ब हो जाएगा। वहीं अगर पूछता है इनमें से कौन ओहमिक प्रतिरोध का, ये गैर हटा करके पूछता, ओहमिक रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करता है, तो नाइक्रोन तांबा, तो 1 से अधिक आंसर होता। बट यहाँ पर पूछा गया है गैर ओहमिक, तो ये टॉर्च बल्ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये आपका विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर या फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, कभी कभी आपको उष्मीय प्रभाव भी दे देगा। ठीक है ना, उष्मीय प्रभाव, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं।
ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, चलिए बताइएगा। तो देखिएगा, एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। यहाँ पर देखिए एम मीटर को श्रेणी क्रम में सीरीज में और वोल्ट मीटर को समानांतर में यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए तो आपने वोल्ट मीटर पढ़ रखा है, पोटेंशियोमीटर भी ध्यान रखेंगे, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको हम लोग जो है रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिष्टकारी दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि जे जूल है और सी कूलम है तो ए एम्पियर है, तो विभवांतर का ऐसा यूनिट। तो विभवांतर का एक तो आप वोल्ट जानते ही हैं और एक आपने विभवांतर का पढ़ा ही होगा कि आपका जूल बटा क्या हो जाएगा, जूल बटा आपका कूलम हो जाएगा। तो जूल बटा कूलम हो जाएगा, यानी कि जे और सी ऊपर चला जाएगा इस तरह से, तो एक ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई पर, ठीक है ना, उसकी लंबाई के अनुसार, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो व्युत्क्रमानु पूछता तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता, बट यहाँ पर लंबाई पूछा है, तो ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या है, विद्युत धारा है। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिए विद्युत पावर की बात किया जा रहा है, शक्ति का। तो देखिए यहाँ टर्म क्या यूज हुआ, आई आर और भी, यही दिया गया ना, देखिए आई आर और भी है, सारे ऑप्शन में देख लीजिए। यानी कि आई आर भी और पावर में रिलेशन क्या होना चाहिए, ये हमको ढूंढना है। तो हमने ऑलरेडी, हमको रिलेशन याद होगा, पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है ना। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। अब देखिए वी वोल्टेज है, आई करंट है। अब यहाँ पर आपने ओम का लॉ पढ़ा होगा, वी इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा, इसी के अनुसार हम इसको चेंज करते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए वी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये कितना बन गया, आई स्क्वायर आर बन गया। आई स्क्वायर आर यहाँ पर तो है, तो ये तो होगा, एक तो वी आई है, ये होगा, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा, आई आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आई को चेंज कर सकते हैं, तो वी को एज इज रहने दीजिए, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बटा आर हो सकता है, बट ये नहीं होगा, इसीलिए पूछा गया नहीं करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का उपयोग, संरक्षण नियम का उपयोग होता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये नियम जो है किसका है, तो याद रखिए ऊर्जा संरक्षण नियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो ऊर्जा संरक्षण है क्या, कहीं ऑप्शन में देखिए तो ऊर्जा संरक्षण नियम दिया गया है क्या, ऊर्जा संरक्षण तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है ना, इसी का उपयोग किया जाता है लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए तो ये नरम लोहा है, ठीक है ना, नरम लोहा याद रखेंगे आप भी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय इसमें से नहीं है। तो इसमें से देखिए रेडियो तरंग है, ठीक है, गामा है, एक्सरे है, अल्फा नहीं है इसमें से, ठीक है ना, और रक्त भी है, अल्फा नहीं है इसमें से, ध्यान रखिएगा। चलिए शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने पर धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, किसके वंचित हो जाने पर, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान मान होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान मान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ठीक है ना, याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखना है आपको, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बताइए रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। धनात्मक रूप से आवेशित कण इसमें से कौन सा है, चलिए बताइए राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा इसका। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अल्फा किरण, ठीक है ना, अल्फा किरण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग होता है। D2 को भारी जल कहा जाता है और आपको याद होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मंदक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो है ये स्थिर रहती है, ठीक है ना, स्थिर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो देखिए ये आपको याद होगा कि भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्थिर ऊंचाई पर, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर देख लीजिएगा, कौन सी अन्योन्य क्रिया का सबसे क्षीण है। कौन सी इसमें से अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है। तो सबसे क्षीण आपका यहाँ पर गुरुत्वीय हो जाएगा, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल। उसके बाद देखिएगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहते हैं। अब ये मेरे ख्याल से बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है ना, इसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। चलिए उसके बाद दे दिया गया है यहाँ पर निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो इसमें से सेमीकंडक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, जर्मेनियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं। रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण जो होते हैं ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सतह तनाव दिया गया है, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर जो होता है उसके रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं। तो फ्रेंड्स ये काम करती है किस पे, तो याद रखिएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पर, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्नौली दिया गया है। देखिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताइए। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो जब खड़े होता है वो, तो इस स्थिति में, ऑप्शन के हिसाब से खड़े होने की स्थिति में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो फ्रेंड्स ये कण आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए कौन सा इसमें से सबसे उपयुक्त है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कौन सा है, तो बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका है इसमें से कौन सा, तो ये आपका फोटोवोल्टिक सेल है। कौन सा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये आपका फोटोवोल्टिक सेल है, ठीक है ना। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए और फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक सामग्री से बना होता है, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखिए मायोपिया जिसको कि निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, इसमें नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से जो है इसमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विखंडनीय द्रव, ये तो हो गया ना कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आपका आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ये मैंने अभी आपको करा दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है ना, ये हो चुका है हमारा। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की न्यूनतम मात्रा होती है जो एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया का समर्थन करती है और इस द्रव्यमान पर विखंडन प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन के कारण बन सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए देखिए एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है,
तो प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट्स पर इंच इसको बोलते हैं, डॉट्स पर इंच, ठीक है ना, डॉट्स पर इंच, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द लगा हुआ है निम्नलिखित, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी। तो देखिए, अगर इनमें से बात करते हैं तो करेक्ट आंसर लिथियम हो जाएगा। वैसे सबसे बड़ी जो परमाणु त्रिज्या होती है ये फ्रांसियम की होती है। किसकी होती है? फ्रांसियम की होती है, ठीक है ना। और सबसे अगर छोटी पूछेगा तो ये हीलियम की होती है, हीलियम की होती है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, यहाँ निम्नलिखित में से पूछा गया है तो लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गैस जो है ये गैस एथिलीन है, याद रखिएगा, एथिलीन, ठीक है। और एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन भी है, यह एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एथिलीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग एसिटिलीन बोलेंगे बट एथिलीन ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इमली में कौन सा अम्ल है, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अच्छा, सिरका में आपको पता है एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। जो कच्चा आम होता है, कच्चा आम, उसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, इनमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। मैं ही बता देता हूँ, चलिए, सिट्रिक एसिड पाया जाता है इनमें। चलिए, और दूध वगैरह में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और मेथोनिक अम्ल जो है, आपको पता है लाल चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, या फॉर्मिक कह लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। अब देखिएगा, जो पीएच स्केल होता है ना, ये इसका रेंज होता है 0 से लेकर के 14 तक। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। और 7 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्षारीय होता है, ठीक है ना। और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, क्लियर ना। अच्छा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा, सोरेनसन ने, क्लियर ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 7 जिसका पीएच वैल्यू होता है ना वो उदासीन होता है। जैसे कि आप कहेंगे शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। जो खाने वाला नमक है हमारा NaCl, ये भी उदासीन होता है, इसका भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा 7 से अधिक, यानी कि 7 से अधिक क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर यहाँ पर रक्त प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न कि जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि 7 उदासीन है, 7 से अधिक क्षारीय है, 7 से कम अम्लीय है, यानी कि जिसका पीएच 0 हो रहा है वो निश्चित रूप से अम्लीय होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अम्लीय दिया भी गया है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाला कण कौन सा है, बताइए। जोड़े जाने वाला कण कौन सा है, राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, सब लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि बड़ा ही ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये 2 बार पूछा गया है और इसको पूछे जाने की फिर से अभी भी संभावना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि टीन की परत चढ़ी होती है उस पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको कहा जाता है क्या, तो उसको रिडक्शन कहा जाता है, उसको अपचयन कहा जाता है, या अवकरण कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लंबा सेशन आज हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना। कार्बन का जो है ये अपरूप होता है, ये आप जानते भी हैं। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती है। इस घटना का नाम क्या है? कपूर जो है अगर खुला में रखा जाता है तो ये लगातार जो है उसकी मात्रा घटती रहती है। इस घटना का नाम क्या है? तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। लेकिन यहाँ पर उत्साधन शब्द दिया गया है। जब आप अंग्रेजी वाला सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर सब्लिमेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्साधन या ऊर्ध्वपातन दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें से रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। आपको पता है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसको फिर से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। जैसे कि यहाँ देखिए, खाना पक जाएगा तो ये फिर से उसको आप चावल में रिटर्न कर लीजिएगा क्या? अगर चावल से भात बनाते हैं, नहीं हो पाएगा, ये रासायनिक है। भोजन का पचना भी है। पानी का जमना ये भौतिक परिवर्तन है, और पानी को गर्म भी किया जाना ये भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा इसमें से रासायनिक परिवर्तन है? तो पहला और दूसरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण है? पायस का उदाहरण है, यानी कि पायस मतलब इमल्सन का उदाहरण है। बताइए कौन सा इसमें से जो है इमल्सन का उदाहरण है? फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो इमल्सन का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका दही नहीं है, ठीक है ना। दही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चॉकलेट, दूध, मक्खन ये सब आपके इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वैसे अगर हम पानी में का बर्तन में अगर बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ़ पिघलता है, तो सतह जो है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो समान बनी रहती है। बट यहाँ पर मिट्टी का तेल है, और जब उस पर जो है बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ जब पिघलेगा तो उसकी जो सतह होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी? तो वो गिरेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी? चलिए, सब लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये होता है C/137। क्या होगा? C/137 होता है, जहाँ पर C जो होता है वो प्रकाश की चाल होती है। ये C क्या है? ये C प्रकाश की चाल है। C क्या है? प्रकाश की चाल है, याद रखिएगा। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, C/137, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका जो है सूत्र है? किसका रासायनिक सूत्र है? चलिए बताइए किसका ये रासायनिक सूत्र है? सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये रासायनिक सूत्र किसका है? तो आप देखेंगे कि ये रासायनिक सूत्र जो है ये चीनी मिट्टी का है। किसका है रासायनिक सूत्र? तो ये रासायनिक सूत्र है आपका चीनी मिट्टी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी, ठीक है ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होगा? बताइए किसके समानुपाती होगा? हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होगा? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका समानुपाती होगा, ये आपका समानुपाती होगा R=N² के। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन CN² करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक। रगड़ने वाली जो सतह होती है, रगड़ने वाली सतह, इस पर जो है मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फ्रेंड्स, ये फास्फोरस होता है। और माचिस की जो तिल्ली होती है ना, तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रगड़ने वाली सतह पर फास्फोरस होता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से गलत दिया गया है, रॉन्ग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो गलत दे रखा है ना, वो आपका दे रखा है ऑप्शन बी। क्यों? तो देखिए मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है, समांगी होता है, बट यहाँ पर देखिए विषमांगी दिया गया है जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका बी रॉन्ग दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु, ध्यान रखिएगा धातु दिया गया है, अगर अधातु देता तो दूसरा आंसर होता। धातु पारा है, अधातु कौन सा है? अधातु यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमीन है। अच्छा, चमकने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? जरा आप कमेंट करके बताइए तो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। चमकने वाला एकमात्र अधातु, तो ये आयोडीन है। ये कौन सा है चमकने वाला एकमात्र अधातु? आयोडीन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम वैसे आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बट इसका एक और नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। एक हाइपोक्लोराइड भी याद रखिएगा, हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइड भी याद रखिएगा, और आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया बना देती है। चूने की पानी को दूधिया बना देती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये आपका CO2 है, ठीक है ना, ये आप जानते भी हैं, CO2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूखी बर्फ क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? तो देखिए ड्राई आइस जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो देखिए इसका व्यापारिक नाम जो है ये सफ़ेदा है, और इसको वाइट लेड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेदा भी याद रखिएगा, वाइट लेड भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होगा। अब देखिए अम्ल जो है ये प्रबल है और क्षार जो है इसमें दुर्बल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ये 7 से कम ही तो होगा, 7 से कम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। देखिए वैसे अम्ल क्षार की अगर संकेतक की बात करते हैं तो सबसे पहले लिटमस आपके दिमाग में आएगा। तो लिटमस भी है, हल्दी भी है, लाल गोभी भी है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिलोथोल्फिनी भी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर हल्दी दिया गया है, लिटमस भी याद रख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर अगर क्लोरीन गैस की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। एल्कोहल पेय के लिए, तो एल्कोहल पेय के लिए आपको पता है मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एथेनॉल का, जल्दी बताइए। फ्रेंड्स ये एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेथनॉल जहरीला होता है। देखिएगा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये BPSC ऑलरेडी 3-4 बार पूछ चुका है BPSC का अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला ये जाइमेज है। ठीक है ना, जाइमेज है, याद रखिएगा। BPSC असिस्टेंट के पेपर में भी एक बार ये पूछा गया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, यहाँ पर जाइमेज होगा। चलिए उसके बाद देखिए पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा, फटाफट बताइए। देखिए फ्रेंड्स पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए साबुन उद्योग का उपजात क्या है। साबुन उद्योग का उपजात, तो फ्रेंड्स आपको भी पता है ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है। तो सिरके का इसमें से संगठन जो है ये आपका 5 से 8% जो है पानी में एसिटिक एसिड का घोल है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो इसमें से अगर हम बात करें, देखिए बीपीएससी हेड मास्टर का ये क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स ये आपका पोटेशियम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु, तो अभी मैंने बताया था धातु और अधातु दोनों का नाम, धातु यहाँ पर मरकरी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को यानी कि इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इसको हिंदी में निष्प्रभावीकरण कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा इसका आंसर। देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है, तो ऑक्सीजन को हटाया जाता है, मैंने बताया था रिडक्शन उसको बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे, या फिर इसको अपचयन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, बताइए किसके रूप में। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उपयोग जो किया जाता है ना, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, याद रखिएगा किसके रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। पेय पदार्थ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया था इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। रासायनिक सूत्र बता देते हैं, C2H5OH होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस उत्पादन में उपयोग होता है, जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो किया जाता है ये पेंट में किया जाता है, तो यहाँ पर पेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, इसमें से देखिएगा कोलाइड कौन सा नहीं है, तो रक्त कोलाइड है, धुआं है, सिरका नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सिरका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, विद्युत बल्ब में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जो जंग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका मोर्चा होता है, जंग होता है, इसका नाम जो होगा रासायनिक भाषा में इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, हाँ, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, नीले लिटमस को लाल में, तो नीले लिटमस को लाल में जो बदल देगा वो कौन सा है, बताइए। नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये सिरका है, ठीक है ना, सिरका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या यहाँ पर शून्य है, किसकी ऑक्टेन संख्या यहाँ पर शून्य दिया गया है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑक्टेन संख्या इसमें से किसकी शून्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस विकल्प में जो भी दिया गया है किसी का भी ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है, ठीक है। ऑक्टेन संख्या शून्य जो होता है ये एन हेप्टेन का होता है, एन हेप्टेन का ऑक्टेन संख्या शून्य होता है, इसका ऑक्टेन संख्या यहाँ पर शून्य होता है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है जैव आवर्धन, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख लीजिएगा सेम प्रश्न है, प्रत्येक पोषी स्तर में गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको भी जैविक आवर्धन कहा जाता है। देखिएगा कोलीफॉर्म क्या होते हैं, बताइएगा कोलीफॉर्म क्या होते हैं, कोलीफॉर्म, देखिए कोलीफॉर्म क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो कोलीफॉर्म जो होते हैं ना ये आपके प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, देख सकते हैं ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा टीन की तुलना में जिंक जो होता है ना अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिएगा कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का, तो फ्रेंड्स ये C6H8O7 है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पेट्रोलियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बताइए। तो शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा बढ़ जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी भी ईंधन की दक्षता को हम लोग उसका जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू है उसी में हम लोग व्यक्त करते हैं, कैलोरी मान में, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में जो है कोक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। एम्फोटेरिक अणुओं में, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो जल होता है ये एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है। जल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ कि लुई की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। लुई की अवधारणा तो अम्ल क्षार के, किसके, अम्ल क्षार के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षार दिया गया है। उसके बाद देखिए उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिसिस दिया गया है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, कारण है। तो देखिए ये कारण जो होता है ना, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, ये होती है आपके आसंजक बल के अभाव के कारण, यानी कि न चिपकने वाली जो बल है उसी की कमी के कारण, चिपकने वाली बल की कमी के कारण, आसंजक बल के अभाव के कारण। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिएगा आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना जो है ये विसरण है। क्या है फ्रेंड्स, ये विसरण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विसरण, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। बता दीजिए फटाफट कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह अपचयन है, ठीक है ना, अपचयन, रिडक्शन है, याद रखिएगा रिडक्शन है। क्लियर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो सबस्ट्रेट यानी कि CO2 और H2O प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके दो उत्पाद, ठीक है ना, आपके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।